आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं नेट जेआरएफ के केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ के लॉजिकल सॉल्यूशंस। और जो रिएक्शंस हम कवर करेंगे वो हैं मैकमरे रिएक्शन, सैनमायर एसेटिन रिएक्शन, स्टॉडिंजर रिएक्शन, लियोक्स रिएजेंट, क्रैबट्री कैटलिस्ट, मित्सुनोबु रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। इन सब रिएक्शंस से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ को आज हम करते हैं और इन रिएक्शंस को फिर दोबारा याद कर लेते हैं। देखिए, मैकमरे रिएक्शन में क्या होता है। मैकमरे रिएक्शन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक एल्डिहाइड या कीटोन को दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ हम इसमें रिडक्टिव कपलिंग करते हैं कुछ इस तरह से कि टाइटेनियम का हमने क्लोराइड लिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और जो नतीजा होता है कि सी डबल बॉन्ड ओ इसका और इसका, इन दोनों मॉलिक्यूल्स का ये हटकर और उसके जगह पर सी डबल बॉन्ड सी, इस तरह से एल्कीन हमें प्राप्त होता है। ये दिस रिएक्शन कैन बी थॉट ऑफ एज ऑपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन टू ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस के जो उल्टा जो रिएक्शन अगर कोई हो सकता है उसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इट इज़ रिवर्स ऑफ ओजोनोलिसिस। तो मैकमरे रिएक्शन में एल्कीन प्राप्त होता है। एल्कीन प्राप्त होता है किससे? एल्डिहाइड और कीटोन से। एल्डिहाइड कीटोन से ये प्राप्त हुआ। इसमें अगर कोई एक हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, दोनों एल्काइल हैं तो फिर कीटोन, ये आपको मालूम ही है। और हम इसमें लेंगे टाइटेनियम के कैटलिस्ट कंपाउंड्स लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। ये जो रिएक्शन है इसको एट पिनाकॉल इंटरमीडिएट स्टेज पे भी स्टॉप कर दिया जा सकता है, रोक लिया जा सकता है अगर टेम्परेचर को हमने कम रखा है तो। देखिए, इस तरह से दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड सामने सामने रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लिखेंगे और टाइटेनियम के कंपाउंड के प्रेजेंस में इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, नया बॉन्ड बनेगा कार्बन और कार्बन के बीच में, आप देख सकते हैं, और अल्टीमेटली जो है ये एल्कीन बना। देखिए, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन मैकेनिज़्म को हम उस वक्त जब सॉल्व कर रहे हो एग्जामिनेशन में लिखें। हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में जानकारी इसलिए होनी चाहिए ताकि अगर कई बार रिएजेंट्स दिए हुए हों और हमको शक हो रहा हो कि ये है मैकेनिज़्म है दूसरा, तो हमको उसके मैकेनिज़्म के जो कंडीशंस हैं सबस्ट्रेट में वो सारे अगर फुलफ़िल होते हों या स्टीरियोकेमिस्ट्री में वो पूरे फुलफ़िल होते हों तो वो रिएक्शन होगी। इसलिए हमें जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है उसकी जानकारी रहनी चाहिए बैकग्राउंड नॉलेज के तौर पे। स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लेते हैं, बहुत सिंपल है मैकमरे कपलिंग का स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसमें जो ई आइसोमर होता है एल्कीन का वह ज़्यादा मात्रा में बनेगा, और ई और जेड के मिक्सचर्स आमतौर पे आइसोमर ई और जेड एल्कीन्स के मिक्सचर्स हमको मिलते हैं। लेकिन अगर इंक्रीजिंग द साइज डिफरेंस बिटवीन द सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीजेज द सेलेक्टिविटी फॉर द लेस स्टेरिकल हिंडर्ड ई आइसोमर। उसका मतलब ये है कि अगर हम जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं उनमें अगर एल्काइल ग्रुप जो है उनका साइज़ हम बड़ा करते चले जाते हैं, जैसे जैसे बड़ा करेंगे वैसे वैसे ई जो आइसोमर है जिसमें कि स्टेरिक रिपल्शन कम होता है उसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि बेकमैन रीअरेंजमेंट और सैनमायर एसेटिन रिएक्शन के बीच में कई बार कन्फ्यूजन होता है। देख लेते हैं क्या बात है इसके अंदर। जैसे बेकमैन रीअरेंजमेंट है उसमें ऑक्साइम से ये एमाइड बनता है, और इसके लिए माइग्रेशन ऑफ आर ग्रुप टू एन। देखिए यहाँ पर ये आर ग्रुप है और इसका माइग्रेशन नाइट्रोजन में हुआ है। ये देखिए R1 ग्रुप यहाँ पर जो सी पे जुड़ा हुआ था ऑक्साइम में, वह नाइट्रोजन जो में शिफ्ट हो जा रहा है। ये देखें आप, ये देखिए नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया है, और ये नाइट्रोजन पर जो सिर्फ OH ग्रुप था आप उस पर जहाँ नाइट्रोजन पे सिर्फ OH ग्रुप था, आप उस पर देखिए आप कि एक एल्काइल ग्रुप भी आके जुड़ा है, और ये जो एल्काइल ग्रुप है वो ऑक्साइम के जो कार्बन है सी डबल बॉन्ड एन का जो कार्बन है उस कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप का यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये मैकेनिज़्म है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स वगैरह हैं, प्रोटॉन का शिफ्ट है या एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, अल्टीमेटली जो हमको
मिलता है वह मिला है हमें एमाइड, जिसमें जो खास अंतर यहाँ से यहाँ तक आने में बेकमैन रीअरेंजमेंट में या पुनर्विन्यास में हुआ है वो ये कि जो कार्बन के ऊपर जो दो अल्काइल ग्रुप्स थे उनमें से एक का शिफ्ट हुआ है इस नाइट्रोजन पर। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया है और नाइट्रोजन पे जो ऑक्सीजन था वह कार्बन पे डबल बॉन्डेड होकर आ गया है। तो दिस इज व्हाट इज बेकमैन रीअरेंजमेंट। एक्सक्यूज मी। और सैनमायर इसेटिन रिएक्शन में देख लेते हैं क्या है। सैनमायर इसेटिन रिएक्शन में भी C डबल बॉन्ड O है, इसमें भी NH है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड N भी है। तो ये C डबल बॉन्ड NOH है जो ऑक्साइम की तरह नज़र आ रहा है। देखिए C डबल बॉन्ड NOH, ये रहा C डबल बॉन्ड NOH। और ये जो कंपाउंड यहाँ से यहाँ तक है वो है एसिटेनालाइड का डेरिवेटिव यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि इसे कहते हैं आइसोनाइट्रोसो एसिटेनालाइड। तो आइसोनाइट्रोसो एसिटेनालाइड में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लाइजेशन रिएक्शन हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक साइक्लाइजेशन रिएक्शन हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस से ये C डबल बॉन्ड N जो है वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर ये जो कार्बन है वह कार्बन इस जो कार्बन ऑर्थो पोजीशन पे जो कार्बन है उसके साथ इसके साथ इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोफिलिक साइक्लाइजेशन के द्वारा। तो हमको ये ध्यान रखना है ये जो ऑक्साइम है इसमें माइग्रेटिंग ग्रुप अगर है और एसिडिक मीडियम में तभी शिफ्ट होगा जब वो बेकमैन रीअरेंजमेंट वाली कंडीशन है। लेकिन अगर इस तरह से एसिटेनालाइड वाली स्थिति है और इसमें भी C डबल बॉन्ड NOH है, लेकिन यहाँ देखें कि माइग्रेटिंग ग्रुप जो होना चाहिए, जैसे यहाँ पर दो माइग्रेटिंग ग्रुप्स हैं तो यहाँ पर उस तरह से एक्स्ट्रा माइग्रेटिंग ग्रुप इसके अंदर नहीं है। तो और इस वजह से यहाँ पर ये जो इस सेटअप ने जो एसिटेनालाइड का डेरिवेटिव है इसमें एसिड के प्रेजेंस में सैनमायर एसेटिन रिएक्शन होगा और एसेटिन हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। तो इन बातों को हम ध्यान में रखते हैं। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अपने पास क्या है। सैनमायर एसेटिन रिएक्शन ही है, सिंथेसिस है, और इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है क्लोरल हाइड्रेट से शुरू हुआ है। ये दोनों रिएक्शंस एक ही हैं, ऊपर और ये वाला रिएक्शन, और इसमें सिर्फ जो है सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं एरोमेटिक रिंग में, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से ये रिएक्शन शुरू हुई है क्लोरल हाइड्रेट के प्रेजेंस में और हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड के प्रेजेंस में, और इस तरह से ये एसिटेनालाइड का इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट मिलता है डेरिवेटिव वो हमें प्राप्त हुआ है, और सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा फिर इसका और वाटर के द्वारा हाइड्रोलिसिस, पहले तो साइक्लाइजेशन और फिर हाइड्रोलिसिस के द्वारा हमको ये एसेटीन प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि this intermediate, I mean this is the intermediate on electrophilic cyclization helped by strong acids। तो इसमें strong acid की ज़रूरत होती है, सहायता की ज़रूरत होती है ताकि साइक्लाइजेशन इलेक्ट्रोफिलिक साइक्लाइजेशन हो सके। इसका अगर आप मैकेनिज़्म देखना चाहेंगे नोट्स के लिए, एग्जामिनेशन से पहले तैयारी के लिए, तो फिर ये देखिए क्लोरल हाइड्रेट है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, इनका कंडेंसेशन होता है और इस तरह का यौगिक हमको प्राप्त होता है जिसमें कि कार्बन और नाइट्रोजन, ये देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, नाइट्रोजन के ऊपर है OH लगा हुआ, और फिर ये एरोमेटिक अमीन है, प्राइमरी अमीन है, और इसके साथ इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का अब हुआ रिएक्शन जिसकी वजह से नाइट्रोजन और इस कार्बन में बॉन्ड बनता है। इसी दौरान आप देख सकते हैं कि एक ये जो इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हुआ है और पहला क्लोरो जो क्लोरल हाइड्रेट का था उसका लॉस हुआ है, और इस तरह से हमको ये C डबल बॉन्ड N वाला जो कंपाउंड है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड N यहाँ पर भी था और उसका शिफ्ट हुआ है। यहाँ देख सकते हैं N डबल बॉन्ड O यहाँ पर बन चुका है इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट से, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड N इसलिए बन सका है क्योंकि यहाँ पर से जो Cl- है उसका निष्कासन या एलिमिनेशन हुआ है। यहाँ फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस कार्बन के ऊपर, आप देख सकते हैं,
और नया एक कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ये वाला बना है। और क्लोरल हाइड्रेट जहाँ से हम शुरू हुए थे उसके 2 क्लोरो ग्रुप अभी भी यहाँ पर हैं। ये वाटर की सहायता से यहाँ इस प्रोटॉन को लिया गया, नाइट्रोजन के प्रोटॉन को, नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह से डबल बॉन्ड बनता है। लेकिन साथ ही आप देख सकते हैं जो CCl बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को Cl लेके निकल जाता है। तो पहला जो क्लोरो है वो यहाँ निकला, सेकंड क्लोरो यहाँ पर निकला और साथ ही साथ बना कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, जो कि फिर दोबारा वाटर के प्रेजेंस में आप देख सकते हैं फिर वह जो है एक और बॉन्ड बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। इस तरह से NOH2 प्लस लगा हुआ है। ये जो यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोटॉन है वाटर यहाँ से कैरी करके ले जाता है। और यहाँ देख सकते हैं कि आप ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस चार्ज था वो अब नहीं रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हुए, जिसकी वजह से जो है यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना। और साथ ही ये जो तीसरा Cl है वह भी यहाँ से क्लोरल हाइड्रेट का जो तीसरा Cl है उसको भी किक आउट कर दिया गया है। और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बना है। नाइट्रोजन इज़ हैविंग अ प्लस चार्ज और उसके भी मुक्ति की ज़रूरत है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हुआ, वाटर मॉलिक्यूल इस प्रोटॉन को लेके निकल जाते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O बना है। और ये जो लोन पेयर ऑफ ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वह ये इस नाइट्रोजन के ऊपर जो कि एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है उसके ऊपर चला जाता है। कुल मिला के यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C डबल बॉन्ड N बना है। और जो ये कंपाउंड बना है वो है एसिटेनलाइट का डेरिवेटिव, जो इस फर्स्ट स्टेप के आखिरी कंपाउंड हमको दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप में जो है वह साइक्लाइजेशन का मेनली स्टेप है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये साइक्लाइजेशन हुआ है और प्रोटोनेशन OH2 के रूप में यहाँ पर हुआ। और अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट इस तरह से होता है कि C ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पर डबल बॉन्ड N की जगह C ट्रिपल बॉन्ड N और OH का लॉस होने के बाद ये C ट्रिपल बॉन्ड N बना है। और उसके बाद फिर दोबारा इसका प्रोटोनेशन हुआ NH प्लस और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखिए आप, ये जो पॉइंट है ये साइक्लाइजेशन के लिए है इसका यहाँ पर, और इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होने की वजह से इस कार्बन और यहाँ पर इस कार्बन पर के बीच में बॉन्ड बना है। आइए देख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 सदस्यीय वलय की संरचना हुई है। और आप देख सकते हैं कि ये जो सी ट्रिपल बॉन्ड N था वो अब C डबल बॉन्ड N के रूप में इस ऑर्थो पोजीशन पे आके, इस जगह पे आकर इसकी पोजीशनिंग नई हुई है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं जो बेंजीन रिंग था, क्योंकि उसका जो एक पाई बॉन्ड है अब वो टूट रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एरोमेटिसिटी है उसका लॉस हुआ है। तो ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये एरोमेटिसिटी को वापस लेना चाहेगा स्टेबिलिटी के लिए। और इसी वजह से यहाँ ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ही था जो नहीं दिखाया गया था, एडिशन होने के बाद यहाँ पर दिखाया गया है, तो इस हाइड्रोजन का लॉस होना और इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का जो है कार्बन के बीच में आना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ था, तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था उसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन वापस ले लेता है और सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। मोरओवर यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड था वो हाइड्रोजन के लॉस की वजह से, जो कि कॉन्जुगेट बेस यहाँ से निकाल के ले जाता है इस प्रोटॉन को, तो ये C डबल बॉन्ड दोबारा जनरेट होता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं एरोमेटिसिटी वापस मिल गई इस रिंग को। और ये NH जो है हमें नहीं चाहिए, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं और हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमको C डबल बॉन्ड O में ये कन्वर्ट हो जाता है और इसाटीन प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। एक बार फिर बता दूं कि इस मैकेनिज़्म को आप सिर्फ ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन में इसका जो है मैकेनिस्टिक डिटेल अक्सर काम में नहीं आता है। आज हम देखेंगे कि 4 मार्क्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं आप सिर्फ कुछ एक सेकंड्स के अंदर उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए कि किससे क्या चीज़ बनती है और कौन से रिएजेंट से
किस सबस्ट्रेट से कौन सा रिएक्शन होता है। तो आइए देखें, एकदम स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारे पास। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। सो ये एक कंपाउंड दिया हुआ है और कंसनट्रेटेड H2SO4 दिया हुआ है, ए बनेगा क्या है, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो अपने पास कैटलिस्ट दिया हुआ है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड दिया हुआ है, तो हमको ए और बी हमको निकालना है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो एकदम डायरेक्ट है। हमने अभी किया है कि ये एसिटेनिलाइड का डेरिवेटिव है और इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये जो है साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी। तो किस प्रकार से हो रही है, यहाँ पर हमको आधा रिएक्शन जो है बना के दे रखा है और सीधे इसमें इलेक्ट्रोफिलिक साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी, सैनमायर एसिटेन रिएक्शन। अपने पास दो चॉइसेस हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये चार चॉइसेस हैं, सॉरी, चार चॉइसेस हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा अपने को ठीक बैठेगा। सो लेट अस सी, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साइक्लाइजेशन होना मैकमरे रिएक्शन, सॉरी, सैनमायर एसिटिन रिएक्शन के हिसाब से ज़रूरी है। तो लेट अस सी कहाँ हो रहा है। पहला जो कंपाउंड है उसमें साइक्लाइजेशन नहीं दे रखा है, सो ये ऑप्शन अपना नहीं होगा। सेकंड में भी सेकंड में साइक्लाइजेशन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। थर्ड में साइक्लाइजेशन नहीं दिया हुआ है, 5 मेंबर रिंग नहीं बन रहा है, नहीं हो सकता है। चौथा ऑप्शन में 5 मेंबर रिंग बना हुआ है, तो ये एसिटिन रिएक्शन का तो ये हो सकता है। अब हमें देखना है कि हमारे पास चॉइसेस क्या क्या हैं। ये चॉइस है नंबर 2 और ये है नंबर 4। सो हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो कैंसिल आउट कर लेते हैं अब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट हमारे पास बन सकता है। अब हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पर टिटेनियम का हमारे पास क्लोराइड दिया है, हमारे पास जिंक है, हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो हमें मालूम है कि जो C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पर एल्कीन बनने वाला है इस रिएजेंट के द्वारा। अब हमारे पास समस्या ये है कि ये जो दोनों हैं, आप ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 देखिए, दोनों में दीज प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स। तो इसमें जो 2 और 4 में है अंतर क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए कि एक बार इस C डबल बॉन्ड O के साथ इन्होंने C डबल बॉन्ड C बनाया है और दूसरी बार जो नंबर ऑप्शन 4 है, ऑप्शन नंबर 4 है, उसमें इस वाले कार्बोनाइल के साथ C डबल बॉन्ड C बनाया हुआ है। तो कौन सा हो सकता है, दोनों इक्वली पॉसिबल है या नहीं है, आइए देख लेते हैं। देखिए ये जो C डबल बॉन्ड O है वो NH के पास है, ये C डबल बॉन्ड O NH के पास है, और ये जो C डबल बॉन्ड O है एक दूसरे C डबल बॉन्ड O के पड़ोस में है। तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी ज़्यादा महसूस होगी कंपैरिजन में इसके, क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। इसके नेबरहुड में है NH, और इसके नेबरहुड में है, इसके नज़दीक में है C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, जबकि NH जो है वह इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी होगी वो है कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये दोनों चीज़ें इसमें ज़्यादा होंगी और इसमें कम, क्योंकि इसके पड़ोस में है NH ग्रुप। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 हमारा कैंसल्ड आउट था, और हम ऑप्शन 2 में देखते हैं कि बॉन्ड कहाँ बनेगा। बॉन्ड जाहिर है इस वाले डबल बॉन्ड O के साथ बनेगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। सो ऑप्शन 2 इज़ एन ईजी इज़ द करेक्ट आंसर। हमने इतना डिस्कशन किया, लेकिन जब आप इसको देखेंगे और खुद सोचेंगे तो बहुत कम समय के अंदर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था और इसके मैकेनिज़्म की अपने को ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड जो मैकेनिज़्म है, ये मैकेनिज़्म और ये वाला जो मैकेनिज़्म है इससे पहले ही किया हुआ है। आइए देखते हैं next reaction, that is Staudinger reaction. This is a chemical reaction of an azide with phosphine और phosphite. तो इसमें आप देखिए ये azide
फॉस्फीन या फॉस्फाइड के साथ इसने रिएक्शन करा, नाइट्रोजन इसमें से लूज हुआ और उसका हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस करने पर एमीन मिला। तो आइए देखते हैं क्या रिएक्शन है। उसका मतलब एजाइड का फॉस्फीन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमको एमीन मिलता है एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टॉडिंजर रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ स्टॉडिंजर रिएक्शन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये रहा अपना एजाइड और ये रहा अपना फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है और जिससे कि हमें फॉस्फाजाइड हमको प्राप्त हुआ और इसमें से जो है एक नाइट्रोजन का लॉस हुआ है। इस तरह से 4 मेंबर जो ट्रांजिशन स्टेट जो है हमको मिलता है बीच में और इसमें से नाइट्रोजन का लॉस होता है, जिसकी वजह से एक हमको जो कंपाउंड मिलता है दैट इज़ टू फॉर्म फॉस्फोरेन मिल रहा है। ये फॉस्फोरेन का आप देखिए 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिसका कि हाइड्रोलिसिस किया गया तो हमको एमीन मिला है। तो दिस इज़ द रिएक्शन, बहुत इजी था ये। हाइड्रोलिसिस हुआ और इससे हमको एमीन मिला है। सो ये है स्टॉडिंजर रिएक्शन जिसमें एजाइड से और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ हमको फॉस्फीन ऑक्साइड साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलता है और साथ में मिलता है हमें मेन प्रोडक्ट है एमीन। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है NaBH3CN। NaBH4 का आपने नाम सुना होगा, आपने एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया होगा। इसकी खासियत क्या है वो देख लेते हैं। इसकी खासियत ये है कि यह इमीन को इसने एमीन में कन्वर्ट किया है, रिड्यूस किया है और इसके बारे में हम और देख लेते हैं इंफॉर्मेशन अपने पास क्या है। चलिए इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम करते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन सॉल्व। और ये हमको दिया हुआ है, देखिए ये इतना बड़ा सा कंपाउंड है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन अपने को दिया हुआ है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और एजाइड देते ही जो रिएक्शन हमें एकदम से ध्यान आता है वो ये कि यहाँ पर N3 की जगह यहाँ NH2 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। लेकिन हम अपना जो प्रोडक्ट यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमको आंसर दिया हुआ है उसके अंदर हमने यहाँ पर CHO यहाँ पर हमें कहीं कहीं भी नहीं इन ऑप्शंस में कहीं भी नहीं दिख रहा है एक्सक्यूज़ मी। तो उसका मतलब ये हुआ है कि जो यहाँ पर NH2 बना है उस NH2 के साथ इस CHO के साथ यहाँ पर साइक्लाइजेशन रिएक्शन हुई है। और देखिए आप सभी जितने भी हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं आंसर के, उन सभी में साइक्लाइजेशन है। सो लेट अस सी कि कौन से सबसे पहले तो हमें ये कैंसिल आउट करना होता है जब भी हम MCQs करें कि कौन सा हमें कैंसिल आउट करना है। देखिए यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड रिंग बना हुआ है, यहाँ पर एक फ्यूज्ड रिंग बना हुआ है, यहाँ पर भी एक फ्यूज्ड रिंग बना हुआ है। तो जो सबसे पहले चांसेस यहाँ पर फ्यूज्ड रिंग के ऐसे कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है हमारे पास और साथ में इतना साइक्लाइजेशन का। मोर ओवर यहाँ जो OH और OH है उसके लिए यहाँ रिडक्शन के लिए उस तरह से जो इंतज़ाम along with reagents along with cyclization एंड रिडक्शन हमारे पास कुछ दोनों नहीं दिया हुआ है। सो मतलब CHO को रिड्यूस किया है OH में, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। सो हमारे पास ऑप्शन बस यही बचता है और इसको हम वर्कआउट करके देख लेते हैं। देखिए कितने मेंबर्ड रिंग है। ये नाइट्रोजन जो होगा वो N3 की जगह NH2 में कन्वर्ट हुआ होगा और उसके बाद यहाँ से हम शुरू करते हैं 1, ये कार्बन 2, 3, 4, 5, 6 और CHO का कार्बन जो है 7। तो 7 मेंबर्ड जो एक रिंग का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा और दूसरे साइड जो है ये जो है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो है कोई चेंज नहीं आया, 7 मेंबर रिंग यहाँ पर बना है। तो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें आंसर इज नंबर 1। एक बार देख लेते हैं इसका
रिएक्शन कंप्लीट, ताकि आपको तसल्ली रहे और कॉन्फिडेंस रहे। और साथ ही साथ जब आप इनको खुद अपने हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इजीली आप एमसीक्यूज़ को एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकेंगे। ये हमने सबस्ट्रेट लिया और हमने ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को लिया है और रिएक्शन करवाया यहाँ पर स्टॉर्डिंजर रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ लिखना ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इसका मैकेनिज्म पहले लिख लिया है, बहुत लंबा मैकेनिज्म है, अपने को यहाँ पर नहीं करना है। सो वी वांट द एंड रिजल्ट। और हमने देखा कि N3 जो है वो NH2 में कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद जो है साइक्लाइजेशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर और इस तरह से साइक्लाइजेशन हुआ है। नंबरिंग मैंने वहाँ पर ही आपको इससे पहले कर दी थी, तो 7 मेंबर्ड रिंग इस तरह से बना और O- हमको मिला है और NH2 प्लस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स हैं और उसने एक और बॉन्ड बना लिया है। यहाँ से आप देखें कि ये जो O- है उसने इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया और जो NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन ने वापस अपने ऊपर ले लिए लोन पेयर और जो प्लस चार्ज है इसका वैनिश हो गया, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो है माइनस वाटर मॉलिक्यूल इसमें से किया है सो दैट C डबल बॉन्ड N वाटर मॉलिक्यूल इसमें से आराम से निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड N जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसका अब आप ये कह सकते हैं कि इसको क्यों किया इसलिए किया गया क्योंकि हमारे पास NaBH3CN है और NaBH3CN जो है वो C डबल बॉन्ड N को रिड्यूस करता है। तो वो एक इंडिकेशन था कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और उस वाटर मॉलिक्यूल के लॉस से जो C डबल बॉन्ड N बना है उसका रिडक्शन होते ही ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट था। तो अगर आपको ये मैकेनिज़्म पूरा नहीं भी करना था तो भी उस जो रिएक्शन है उसमें बेसिक बातें अगर आपको मालूम है कि स्टॉर्डिंजर रिएक्शन क्या है या NaBH3CN का फंक्शन क्या है तो भी आप उसको कंप्लीट कर सकते थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास क्रैबट्री कैटलिस्ट एक बड़े आकार का कैटलिस्ट है, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन इससे इन कैटलिस्ट का सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये होता है कि हम अपने पसंद के जो आइसोमर्स हैं उन्हीं आइसोमर वाले उन्हीं पर्टिकुलर स्टीरियो केमिस्ट्री वाले यौगिक का हम निर्माण कर सकते हैं या उनको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। क्रैबट्री कैटलिस्ट जो है एक इरिडियम बेस्ड कैटलिस्ट है और इसका पूरा नाम ये दिया हुआ है यहाँ पर। कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिया हुआ है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी ख़ास बात क्या है। इसकी ख़ास बात यह है कि इस इरिडियम बेस्ड कैटलिस्ट में क्योंकि बड़ा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर 3 साइक्लोपेंटेन रिंग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो क्रैबट्री जो है वो साइंटिस्ट के नाम से है। एल्कीन C डबल बॉन्ड C का वो हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं सिस। इसमें सिस हाइड्रोजनेशन है और इसकी एक अच्छी सी बात यह है कि डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन होता है। इसके अंदर क्या अर्थ है, क्या मतलब है डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन का? डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन का मतलब ये है कि अगर कोई ग्रुप जैसे OH या फिर C डबल बॉन्ड O है जो एस्टर या एमाइड वगैरह में होता है, इस तरह के ग्रुप अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हों तो एक खास दिशा में ही हाइड्रोजन का जुड़ना होगा। आइए देखते हैं किस तरह से है। देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड C है और जो OH है वो प्लेन से उठकर हमारी तरफ आया हुआ है। क्रैबट्री जो कैटलिस्ट है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा कुछ और कैटलिस्ट भी हैं जिनका साइज़ बड़ा है और वो भी यही काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रैब ट्री कैटलिस्ट अगर यहाँ पर किया हुआ है तो स्टीरियो सेलेक्टिविटी इसके अंदर आती है। किस तरह से, ये देखिए OH अगर ऊपर है तो यहाँ जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो भी ऊपर की तरफ से जुड़ेंगे, यानी ये मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। ये CH2 है, हाइड्रोजन यहाँ से ऊपर से जुड़ेगा तो ये CH3 में चेंज हो जाएगा और ये ऑन द सेम प्लेन एज OH। तो OH ने
डायरेक्ट किया, OH ने दिशा दी कि मैं जिस तरफ हूँ जो हाइड्रोजनेशन होगा वो भी उसी दिशा से होगा। तो इधर एक और बड़ा सा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि OH जो है बिलो द प्लेन है और ये C डबल बॉन्ड C है। तो C डबल बॉन्ड C यहाँ पर है, तो उसका मतलब जिस दिशा में OH है उसी दिशा से हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि क्रैबट्री कैटलिस्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, हाइड्रोजनेशन इसकी प्रेजेंस में हमने किया है। हाँ, जो क्रैब ट्री कैटलिस्ट है वो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के प्लेन के नीचे जाके जहाँ पर OH है वहाँ पर जाके ये कोऑर्डिनेट करता है, और जो IR या मेटल एटम है वह नीचे की तरफ जाएगा, तभी नीचे की तरफ प्रेजेंट OH के साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकेगा और इस रिएक्शन को आगे बढ़ने में मदद करेगा। और इसी वजह से उसी डायरेक्शन यानी नीचे की डायरेक्शन से ही इस डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नीचे OH और नीचे ही H लगा हुआ है यहाँ पर इस डबल बॉन्ड में। तो यहाँ जो जहाँ फ्यूजन हुआ है उस फ्यूजन पॉइंट पर आप देखें H जो है नीचे की तरफ है। तो सेम फेस मतलब ये जिस तरफ या जिस दिशा में जिस फेस में है उसी फेस में या उस दिशा में हाइड्रोजनेशन भी हुआ है क्रैब ट्री कैटलिस्ट की सहायता से। नेक्स्ट रिएजेंट जो हम करेंगे वो है ल्यूके रिएजेंट। इसका रिडक्शन इसके द्वारा होता है। हमने NaBH4 को देखा हुआ है पहले, लेकिन NaBH4 को अगर हम CeCl3 के साथ अगर हम लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो हम देखेंगे कि NaBH4 अगर अकेले अकेले लेते हैं फिर तो ये भी रिड्यूस होता है, ये भी रिड्यूस होता है। लेकिन अगर NaBH4 को CeCl3 के प्रेजेंस में लिया है, जिसको कहते हैं ल्यूके रिएजेंट, और उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं हुआ, C डबल बॉन्ड O रिड्यूस होके OH में कन्वर्ट हो गया है। उसका मतलब जो है, अगर इनोन को लेते हैं उसका सिलेक्टिव चयनात्मक रिडक्शन 1-2 रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन को नंबर 1 है। तो ये जो CeCl3 उसका काम क्या है, वो मिथेनॉल को जो है एक्टिवेट कर देता है। आप देख सकते हैं ये रहा मिथेनॉल, और उसको CE ने एक्टिवेट किया है और हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये रहा हमारा इनोन, ये जो हमने इनोन लिया है। और आप देखें कि NaBH4 में से जो बोरोन के साथ यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है उसका हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर बैक साइड अटैक से यहाँ पर COH C के साथ H एक हाइड्रोजन जुड़ा, और आप यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके साथ भी मिथेनॉल की तरफ से हाइड्रोजन आया। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो अब सिंगल बॉन्ड में बन गया है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जुड़ा है। तो ये है ल्यूके रिएजेंट का काम। आइए देख लेते हैं इसका थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी। देखिए NaBH4 अगर हमने इसी इनोन के साथ यूज़ किया होता तो 50% जो है डबल बॉन्ड O रिड्यूस होता, 50% केसेस में है कि दोनों ही रिड्यूस हो जाते। तो और जब हमने ल्यूके रिएजेंट को लिया है तो ल्यूके रिएजेंट को लेने के बाद हम देख सकते हैं कि ये जो इनोन है उसमें सिर्फ जो C डबल बॉन्ड O है उसका रिडक्शन हुआ है और ईन का रिडक्शन नहीं हुआ है। इसी तरह से जैसे ल्यूके रिएजेंट का जस्ट ऑपोजिट है कि इसने अगर हम इस तरह से ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के कॉपर का हम अगर कॉम्प्लेक्स लेते हैं कैटलिस्ट के रूप में और रिडक्शन करते हैं तो हम देखेंगे इनोन में सिर्फ C डबल बॉन्ड O बच गया है और जो डबल बॉन्ड E है उसका रिडक्शन हो गया। दिस इज़ सम एक्स्ट्रा नॉलेज। लेकिन अभी जो हम करेंगे वो है ल्यूके रिएजेंट के सहायता से हम अपना रिएक्शन नेक्स्ट देखेंगे। और ये याद रखेंगे कि ल्यूके रिएजेंट के द्वारा जो है सिर्फ इनोन का C डबल बॉन्ड O रिड्यूस होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर दोनों को लिया जाता है तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखें ल्यूके रिएजेंट नहीं है, यहाँ पर CeCl3 नहीं है। तो एल्डिहाइड कीटोन ये सारे अल्कोहल में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सोडियम बोरोहाइड्रेट के द्वारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन एक अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड
एसिड, अल्कोहल में एस्टर, इपॉक्साइड, सारे ये अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, जबकि नाइट्राइल्स जो हैं और इमीन्स में कन्वर्ट होते हैं, हेलाइड्स वगैरह, टोसाइलेट्स वगैरह एल्केन में कन्वर्ट होते हैं। और अधिकतर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वह रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा हमें मालूम है बर्च रिडक्शन के बारे में। ख़ास बात यह है कि अगर एरोमेटिक रिंग में इस तरह से कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो और एक से ज़्यादा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो, उसी स्थिति में बर्च रिडक्शन हो सकती है। और ट्रिपल बॉन्ड की जगह देखिए नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बनते हैं और 3 की जगह 2 डबल बॉन्ड बनेंगे। ये कॉन्जुगेटेड थे और ये नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बनेंगे। लिक्विड अमोनिया के साथ ये रिएक्शन होती है। हम ये भी देख सकते हैं कि अगर 2 रिंग फ्यूज्ड हैं और दोनों में ही 3-3 इस तरह से बॉन्ड्स हैं, तो वो दोनों में इस प्रकार से नॉन कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बनता है और 3 में से 2 डबल बॉन्ड्स यहाँ पर बच जाते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे C डबल बॉन्ड O है, बर्च रिडक्शन से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज सच है। एरोमेटिक रिंग जो है उसी में जो कॉन्जुगेटेड 3 डबल बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, उसकी जगह कॉन्जुगेटेड 2 डबल बॉन्ड्स यहाँ पर रह गए हैं और रिडक्शन हुआ है। इसी के साथ ही यहाँ पर OCH3 या OR ग्रुप है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं आया है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बना है उसमें 3 की जगह यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास स्क्रीन पे जो है वो पैलेडियम और कार्बन के साथ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। पैलेडियम कैटलिस्ट को यहाँ पर यूज़ किया गया है और हम देख सकते हैं इन एग्जांपल्स के द्वारा कि देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल रिडक्शन, एक्सक्यूज मी, कार्बोनाइल रिडक्शन, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन, इमीन्स वगैरह का रिडक्शन इसके द्वारा आराम से हो गया है। ये देखिए C डबल बॉन्ड C H2PDC का यूज़ किया गया है, डबल बॉन्ड रिड्यूस हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड भी कम्प्लीटली रिड्यूस हुआ है। C ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो कम्प्लीटली C सिंगल बॉन्ड N में रिड्यूस हो गया है। C डबल बॉन्ड N कम्प्लीट रिडक्शन। N डबल बॉन्ड O जो है वो NO2 जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो गया है। कुल मिला के पैलेडियम और कार्बन का जो ये रिडक्शन है ये सिलेक्टिव नहीं है। बर्च रिडक्शन सिलेक्टिव था, इसके अलावा ल्यूके रिएजेंट जो था वो सिलेक्टिव रिडक्शन था। तो और एक इन्फॉर्मेशन हमें जो देखनी है वो है मित्सुनोबू रिएक्शन। मित्सुनोबू रिएक्शन में जो ख़ास बात है वो ध्यान रखनी है कि अगर हमने कोई अल्कोहल लिया है और उस अल्कोहल को हम ये अल्कोहल लिया है उसको हम किसी उसके डेरिवेटिव में चेंज करना चाहते हैं, जिसमें कि जिसमें कि एक आप ये कह सकते हैं कि एक रिएजेंट हमने लिया है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है और एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है। तो ऐसे में जो कंपाउंड हमको, प्रोडक्ट हमको मिलेगा उसमें जो यहाँ कायरल कार्बन है, हाइड्रोजन नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर हो जाएगा। तो मित्सुनोबू जो रिएक्शन है उसकी ख़ास बात कि उसको फॉस्फोरस के कैटलिस्ट, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के कैटलिस्ट और डेड या डाइड के प्रेजेंस में इसको किया जाता है। और इन जो कैटलिस्ट है इनका यूज़ जो है वो है डीहाइड्रोजनेशन, खास इसका यूज़ होता है डीहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन निकाल लेते हैं ये। और जो मेन बात है ये कि जो कायरल सेंटर है उसका रिवर्सल हो जाता है। हाइड्रोजन नीचे है तो हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर आ गया है। अगर O ऊपर है तो O नीचे चला जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शंस होते हैं। द रिएक्शन प्रोसीड्स विथ क्लीन इन्वर्शन, एकदम साफ साफ पूरा इन्वर्शन होगा और कोई इस तरह से ऐसा नहीं कि कुछ मिक्स्ड बनेगा, कुछ ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रह गया और कुछ रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन रह गया, ऐसी वाली बात नहीं होती। तो इसमें जो है मित्सुनोबू रिएक्शन को देख लेते हैं क्या है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स को एस्टर, फिनाइल एस्टर, थायोईथर इत्यादि कई कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए अल्कोहल लिया हुआ है, यहाँ पर एजाइड में कन्वर्ट हुआ है, अल्कोहल लिया है इसको एस्टर में कन्वर्ट किया है। इस तरह से कई कंपाउंड्स में जहाँ स्टीरियोजेनिक सेंटर है 100% रिवर्सल उसका हो जाता है, वो यूज़ किया गया है। हम यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो है डेड और डायड। तो डेड में और डायड में दोनों में क्या है, एजो ग्रुप है, कार्बोक्सिलेट हैं,
कार्बोक्सिलेट है, लेकिन जो डेड में है वो इथाइल ग्रुप है, इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो फ़र्क इन दोनों में क्या है? फ़र्क इन दोनों में स्टेरिक हिंडरेंस है। त्रिविम बाधा इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। और यही वजह है कि इनके जितना ज़्यादा त्रिविम बाधा होगी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी उतनी अच्छी होगी और साइड प्रोडक्ट बनने के चांसेस उतने ज़्यादा कम होंगे। ये जो एज अ डाइनोफाइल है, यह है एफिशिएंट डीहाइड्रोजनेटिंग एजेंट है, जो कि हाइड्रोजन जो अल्कोहल वगैरह से ये निकाल लेता है, या जो अटैकिंग रिएजेंट है उसमें से ये अटैकिंग जो ऐड हो रहा है, जो NuH, वो वाला जो हाइड्रोजन है उसको ये निकाल लेता है। मैकेनिज्म हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में वहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं। ये लिया है डेड और ये लिया है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को लिया है। दोनों के बीच में, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में ये नया बॉन्ड बना है, और इस स्थिति में जो NuH जो है उसमें से हाइड्रोजन देखिए डेड के मॉलिक्यूल ने एक ले लिया, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक नया बॉन्ड बना, ये रहा। और NuH जो है Nu- के रूप में यहाँ से एक्टिवेट होकर निकल जाता है। साथ में देखिए, साथ ही साथ अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो रहा है सेकेंड स्टेप में, और ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में एक नया बॉन्ड यहाँ बना है, ये आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच का बॉन्ड टूट गया, तो इसलिए डेड का जो एक हाइड्रोजन लेकर निकलने वाला जो मॉइटी है वो इधर आके निकल जाता है। इन दोनों के रिएक्शन होने के बाद ये साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। लेकिन जैसे ये निकल रहा है, साथ ही साथ इसमें जो अल्कोहल का एक हाइड्रोजन था वो लेकर ये चला गया। आपको मालूम है ये डीहाइड्रोजनेटिंग कंपाउंड है, और आप देख सकते हैं कि एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, दोनों नाइट्रोजन ने एक एक हाइड्रोजन पकड़ लिया, एक इस रिएजेंट सब एक इस मॉलिक्यूल से और एक इस मॉलिक्यूल से इन्होंने ले लिया। और इस तरह से फर्स्ट स्टेप के आखिर में हम यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में बॉन्ड बना है, अल्कोहल और फॉस्फीन के बीच में बॉन्ड बना है, और जो न्यूक्लियोफाइल है अपना वो तैयार है। सेकेंड आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन जो पहले इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन के द्वारा इस फॉर्म में आके पहुंचते हैं। जो खास बात यह है कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है उस कार्बन पर, जहाँ पर कि OH था, अल्कोहलिक कार्बन था, उस कार्बन पे अटैक हुआ है, और अटैक जो है वो SN2 है। SN2 में इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है, तो ये SN2 मैकेनिज्म है, इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन है। जो H नीचे था वो H ऊपर आ गया है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग वगैरह हुई है, और NU जो है वो आके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हुआ है। बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन हाइड्रोजन जो है हो गया है, और जो फॉस्फीन है ये निकल कर फिर बाहर निकल आया है, हमको ये प्रोडक्ट मिला। तो अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास है, इस नॉलेज के साथ, इन सभी नॉलेज के साथ जो क्वेश्चन हमारे पास 4 मार्क्स का है उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो अब तक हमने जो डिस्कस किया है वो था हमारा प्रायर नॉलेज, जो हम पढ़ के एग्जामिनेशन में जाकर बैठते हैं इन सारी तैयारियों के साथ। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारे पास आया है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये है कि ये कंपाउंड से ये कंपाउंड हमको मिलना है, हमें प्राप्त करना है और बनाना है, और ये 1 2 3 और 4 ये ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से कौन सा हमारा कॉम्बो ठीक रहेगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए जो H2PDC है, हमने अभी देखा था H2PDC जो है नॉन सेलेक्टिव है और हर एक को रिड्यूस कर देता है, सबको रिड्यूस कर देगा ये। तो उसके बाद लिथियम और लिक्विड अमोनिया की क्या ज़रूरत है। उसके बाद ये देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की भी क्या ज़रूरत है, क्योंकि सबका रिडक्शन हो गया। उसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। तो हमने देखते ही सबसे पहले ये दोनों ऑप्शंस कैंसिल कर दिए, हमारे पास रहा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2।
ऑप्शन 1 में आप देख सकते हैं कि लिक्विड अमोनिया और के साथ रिडक्शन किया हुआ है। लिक्विड अमोनिया के साथ रिडक्शन करने के लिए कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में सी डबल बॉन्ड ओ का होना वो नहीं है एरोमेटिक रिंग, और 3 या 2 कॉन्जुगेटेड बॉन्ड होने से उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिक्विड अमोनिया का रिडक्शन की सिचुएशन यहाँ पर है नहीं, तो उसका मतलब लिक्विड अमोनिया को भी हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। और लिक्विड अमोनिया को यूज़ करने के लिए एरोमेटिक रिंग की जो ज़रूरत थी, या इस रिंग के अंदर जो एक और कॉन्जुगेटेड बॉन्ड की ज़रूरत थी, वो सिचुएशन यहाँ, वो सबस्ट्रेट यहाँ पर नहीं है, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड। तो बहुत सिंपल जो नेगेटिंग ऑप्शंस था वो बहुत इजी था कि हमें नहीं मालूम कि यहाँ पर क्या है नहीं है, लेकिन हमको ये तो मालूम है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आंसर ये आ जाता है बिना देखे हुए कि इसके द्वारा क्या हुआ क्या ना हुआ। तो आंसर ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 था, नेगेटिव को कैंसिल आउट करते ही ये मिल गया था। लेकिन फिर भी आज एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए जो NaBH4 CeCl3 था, उसके साथ हमको मालूम था कि OH का रिडक्शन होगा। OH जो है और C डबल बॉन्ड C जो है वो बचा हुआ रहेगा, और ये बिलो द प्लेन रिडक्शन है, क्योंकि बिलो द प्लेन रिडक्शन हुआ तो ये आप कह सकते हैं कि ये OH जो है वो बिलो द प्लेन चला गया। नेक्स्ट देख सकते हैं कि आप इरिडियम का कैटलिस्ट है, क्रैबट्री कैटलिस्ट लिया हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो जहाँ पर OH होगा जिस प्लेन में, उसी प्लेन में ही जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अगर OH नीचे है तो हाइड्रोजन भी नीचे से जुड़ेंगे। हाइड्रोजन जैसे ही नीचे से जुड़ेंगे तो ये जो मिथाइल ग्रुप जो ऑन द प्लेन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में, ये तल से ऊपर या अबव द प्लेन आ जाएंगे, क्योंकि बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हमने देखा कि अब हमारे पास क्या है, अबव बिलो द प्लेन OH, अबव द प्लेन CH3 आ गए। उसके बाद क्या है कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ डेड लिया हुआ है और लिया हुआ है एसिटिक बेंजोइक एसिड, तो उसका मतलब एस्टरिफिकेशन होगा। और ये जो बिलो द प्लेन OH था अब तक, वो जो OH है वो अबव द प्लेन O, और इसका एस्टर बेंजोइक एसिड एस्टर बनेगा और ये ऊपर आ जाएगा प्लेन के, तो इस सिचुएशन में ये आ जाएगा। उसके बाद जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या काम है उसका, जो एस्टर है उसका हाइड्रोलिसिस किया और उसको हाइड्रोजनेट किया और उसको अल्कोहल में चेंज किया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से हुआ, आइए देखते हैं। तो ये पूरी स्कीम थी। सोडियम बोरोहाइड्राइड और CeCl3 के प्रेजेंस में ल्यूके रिएजेंट, और ल्यूके रिएजेंट के साथ जो है आप देख सकते हैं कि OH बिलो द प्लेन चला गया। क्रैबट्री कैटलिस्ट का हाइड्रोजनेशन हुआ, बिलो द प्लेन नाइट्रोजन, क्योंकि बिलो द प्लेन OH है तो उसी प्लेन से ही इरिडियम आके अपना बॉन्ड बनाएगा OH के साथ भी, और नीचे से ही आएगा और नीचे से ही वो हाइड्रोजन देकर जाएगा। उसके बाद है मित्सुनोबु रिएक्शन हुआ है डेड के और PH3P के प्रेजेंस में, और साथ में है अपना बेंजोइक एसिड, तो उसका ये एस्टर बना है। हम देख सकते हैं जो नीचे था OH, अब वो C डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ, क्योंकि इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन SN2 रिएक्शन के द्वारा हुआ है। अब ये जो एस्टर है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, इसका हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोजनोलिसिस हो गया है और ये OH में कन्वर्ट हो गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है। नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन हमारे पास है। हमें ये पता है कि टाइप 1 यानी अल्फ़ा, टाइप B यानी बीटा। अल्फ़ा सेशन जो सिशन हुआ है, यानी अल्फ़ा बॉन्ड जो है वो टूटा है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से रेडिकल बनते हैं अगर ये वाला बॉन्ड अल्फ़ा बॉन्ड वो टूटता है। ये जो रेडिकल्स बने हैं ये आपस में कंबाइन होकर कई तरह के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि इस तरह से एक चांस ऐसा भी है कि CO भी यहाँ से निकल सकता है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं इस तरह से हमको एल्कीन या एल्केन या इस तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमको इनके रेडिकल के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। मेन जो है कि नॉरिश टाइप 1 में अल्फ़ा सेशन होगा, यानी अल्फ़ा जो कार्बन है वो
कार्बन अल्फा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो टूटेगा, यानी दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन। नॉरिश टाइप 2 में क्या होता है देखते हैं। नॉरिश टाइप 2 यानी 2 यानी बीटा, तो इसमें बीटा सेशन होता है ये, और इसके साथ ही होता है गामा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन। तो ये देखिए ये गामा है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो इस गामा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हुआ और ये ऑक्सीजन पर गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एब्स्ट्रैक्शन हुआ है ये रेडिकल एब्स्ट्रैक्शन हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ गया है और अपना एक इस पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसने बॉन्ड बनाया है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन एक यहाँ का इलेक्ट्रॉन, और इसी वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ दिखाए हुए हैं ये बाई रेडिकल एक बनता है, जिसका फर्दर जो है बीटा सेशन होगा। अल्फ़ा सेशन तो यहाँ से होता है और बीटा बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से होगा। तो अल्फ़ा जो हमने इससे पहले नॉरिश में देखा था ये बीटा है, जो बीटा बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पर हुआ, और इस तरह के हमको जो प्रोडक्ट्स मिले हैं उसमें एल्कीन बेसिकली प्राप्त होते हैं। इस बात को हमने ध्यान में रखा। और आप देख सकते हैं कि कई बार होता है कि इंट्रामोलिकुलर रिकॉम्बिनेशन ऑफ द टू रेडिकल्स भी होते हैं, और इंट्रामोलिकुलर अगर इसका रिकॉम्बिनेशन इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया तो उसको नॉरिश यांग रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ साइड जानकारियाँ जो हमको हमने अपने पास रखी हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, इसमें 2+2 दो पाई इलेक्ट्रॉन दो पाई इलेक्ट्रॉन इनका साइक्लो एडिशन रिएक्शन हुआ है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, और ये इस तरह से अपने को साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट्स रिंग प्रोडक्ट्स हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमें मालूम है डियल्स-एल्डर रिएक्शन के बारे में, डाइन और डाइनोफाइल के बीच में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या थर्मल रिएक्शन ये होती है 4n+2 पाई रिएक्शन, और इस तरह से हमको साइक्लिक प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। इस यहाँ पर भी देखिए डियल्स-एल्डर रिएक्शन हुआ है, ये डाइन और ये डाइनोफाइल की तरह इसने काम किया है, और दूसरी तरफ फिर दोबारा एक और जो है डाइन उसके साथ भी रिएक्शन हो सकता है 4n+2 4n या 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन एक्सक्यूज़ मी। एंड दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है दोनों तरफ से इसमें एडिशन रिएक्शन हो गया है। इसके अलावा डियल्स-एल्डर रिएक्शन का एक और चीज़ हमको मालूम है कि ये जो ट्रिपलेट ऑक्सीजन है वह भी एरोमेटिक रिंग में इस तरह से रिंग के बीच में बॉन्ड बना लेता है। डियल्स-एल्डर रिएक्शन इसको भी कहते हैं, और अल्टीमेटली इसका जो आइसोमराइजेशन होगा वो इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ में चेंज हो जाएगा। इन सब बातों को, इन सब नॉलेज को अपने ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये क्वेश्चन भी हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इन्होंने दिया हुआ है अपने पास ये 4 रिएक्शंस और ये 4 नाम उनके दिए हुए हैं हमारे पास, और पूछा है कि किसको किसके साथ हमें मैच करेंगे, और वो ऑप्शंस हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो सिंपल सा एक उठा के जो एकदम से समझ में आ रही हो, और उसके साथ हम ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एस है, हमको मालूम है एस वाला जो ऑप्शन है उसमें डियल्स-एल्डर रिएक्शन हो रहा है। तो डियल्स-एल्डर रिएक्शन कितने में लिखा हुआ है, नंबर 1 पे लिखा हुआ है। तो हमको ढूंढना है कि एस में 1 कौन सा है। तो देखिए एस में 1 यहाँ पर है, यहाँ एस में 1 है, और कहीं पर भी नहीं है। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन ढूंढें, नॉरिश टाइप 1 या नॉरिश टाइप 2 ढूंढें। कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, तो अगर हमने डियल्स-एल्डर को नहीं देखा होता तो कार्बोनाइल कंपाउंड से भी शुरू कर सकते थे। तो ये देखो हमने दिस इज़ कार्बोनाइल कंपाउंड, दिस इज़ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इन दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स में से एक कम से कम नॉरिश 1 और नॉरिश 2 इनमें से होगा। तो जो पी है ये वाला है, तो इसमें से अगर ये हमको मिला है तो कौन सा बॉन्ड टूटा है, तो इसमें हम देख सकते हैं बीटा बॉन्ड इसमें टूटा है, और यहाँ पर सेशन जो हुआ है किसका हुआ है, इसमें हुआ है सेशन अल्फ़ा कार्बन का, अल्फ़ा बॉन्ड का। तो उसका मतलब क्यू जो है, क्यू क्या होना चाहिए, अल्फ़ा टूटा है तो क्यू होना चाहिए 2। तो Q2 कहाँ पर है हम देख लेते हैं। तो इन दोनों में Q2 पे है,
तो बाकी दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो चलिए नॉरिश टाइप 1 टाइप 2 से ही कर लेते हैं। तो ये क्यू है, क्यू क्या है, टाइप नॉरिश टाइप 1 है तो 2 होगा। और ये क्या है, दिस इज़ अगेन कार्बोनाइल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और हम देख सकते हैं कि इसमें बीटा सेशन हुआ है, तो उसका मतलब P जो है वो 4 होना चाहिए। तो P4 और Q2 कहाँ पर है? P4 और Q2 तो दोनों में है इधर पे। और उसका एक और चीज़ हमने देखी थी, डील सेल्डर रिएक्शन। तो डील सेल्डर रिएक्शन किस में था? S में था, S में 1, तो S में 1 यहाँ पर है। तो दिस इज़ द ऑप्शन। तो हमको जो लास्ट जो है फोटोसाइक्लो एडिशन फॉलोड बाय डीएल सेल्डर रिएक्शन, उसको करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। इसमें फोटोसाइक्लो एडिशन पहले कर लेंगे, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और फिर डीएल सेल्डर रिएक्शन करेंगे, तो ये वाला प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। So I hope this information was useful to you. Thank you for being with me.